चलो हाय एवरीवन। अब इसके आगे वाले में हमने चैप्टर नंबर 2 जो किया था, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो वो अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लो सारे वीडियोस और पढ़ लो, राइट। वो चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है बैंकिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सेंटर ऑफ द पॉइंट रहेगा बैंक, राइट। बैंक के बारे में आप सबको पता ही है, राइट। आप सबके पैसे हैं वो बैंक में रहते हैं और बैंकिंग कैसे होता है, कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे विड्रॉल होता है, राइट। लोन्स एंड एवरीथिंग जो बैंक हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसके बारे में सब आपको पता है, राइट। फिर भी हम लोग डिटेल में कि कौन सा अकाउंट होता है बैंक में, आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे लोन ले सकते हैं, लैंड मनी करती है बैंक, या फिर बैंक का जितना भी कामकाज कैसे होता है वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी, पेज नंबर 35। तो इंट्रोडक्शन तो रहने देते हैं, हम इवैल्यूएशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मींस हीप और मास, राइट। तो अगर आप हीप का डिक्शनरी में देखेंगे तो मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज का कलेक्शन करके रखना, राइट। हीप या ज्यादा क्वांटिटी में, उसे बोलेंगे हीप और मास। In Sanskrit language, the word akin to bank is bhanda, which means collection of capital, right? Capital means money जो आप collect करके रखते हो। तो संस्कृत लैंग्वेज में उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भांडा। And the word vendor is derived from the भांडा। तो जो vendor word है वो किसमें से derive हुआ है? भांडा में से। And the English word bank originated from the Italian word banca। मतलब जो बैंक है, जो word वो कहाँ से originate हुआ है? बैंक का, जो एक इटालियन word है, right, or from the French word which is banquet, या फिर उसे हम बोल सकते हैं कि फ्रेंच में से भी लिया हुआ है banquet से, right। Now both these words meant a bench for money exchange। तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग ये है कि एक बेंच है जहां पर मनी एक्सचेंज होता है, राइट। बैंक हो या फिर बैंक में है, राइट। तो उसका मतलब ये है कि एक टेबल है, एक वहां पर मनी एक्सचेंज का सब होता है, राइट। So changers used to display coins of different countries in big heaps on benches or for the tables for the purposes of lending or exchanging। तो पहले क्या होता था कि जो lenders जो मनी दे रहे हैं या फिर जो मनी ले रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट में जो coins होते हैं, राइट, वो heap करते हैं। heap means collect करते हैं या फिर देते हैं, राइट, borrow मनी करते हैं। तो ये सब कैसे कहां पर होता था? एक टेबल पे, राइट, exchange of the coins। इसलिए उसको इटली में या बोले तो बैंक हो या फिर फ्रेंच में बोलेंगे तो बैंक। और जो बैंक वर्ड है वो इन दोनों में से डिराइव किया है। Thus the word bank came into use, इसलिए सब कॉमन मिला के सारे वर्ड्स को एक बैंक वर्ड यूज किया है। Now it can be concluded that the word bank is related to collection fund of money। तो अगर सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले कि बैंक मींस के जहां पर मनी कलेक्ट करके रखते हैं उसे बोलते हैं हम बैंक। The Bank of Barcelona, set up in Spain in 1401, is known to be the first real bank established in the world। तो Bank of Barcelona, right, तो जो होगा स्पेन में है, in 1401 में सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस किया, एस्टैब्लिश किया गया था, राइट, वहां पर। Now with the introduction of the currency money, people started using money not only as a measuring rod of value, unit of account or medium of exchange, but also as a store of value and standard of deferred payments। तो लोग अभी जो मनी है, राइट, उसे सिर्फ कोई भी चीज खरीदने के लिए नहीं यूज करते हैं, वो मनी स्टोर करके भी रखते हैं। तो वो मनी स्टोर करने के लिए हम कहां पर करेंगे? एक बैंक में। With furthering in the functions of money, there arose a need to maintain the value of money. In short, economic systems depend on money. There arose the need for an institutional management for safety of money, transfer of money, and maintaining the value of money. And the role of such an institution is played by banks, right? अगर आपके पास इतनी सारी वैल्यू में पैसा है, राइट, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मोस्टली मनी है, वैल्यूएबल मनी है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो, तो वो स्टोर करके रखना आपके घर में वो नहीं अच्छी बात है, राइट। तो वो आपको कहां एक इंस्टीट्यूशन अरेंज करने के लिए जरूरत हुई उस टाइम पे, राइट। तो इसी वजह से बैंक जो है वो इन्वेंट हुआ या बैंक का स्थापना हुई, एस्टैब्लिश हुई, राइट, ताकि कोई भी इंसान है वो अपने जितने भी मनी है या फिर जो भी चीजें हैं वो वहां पर स्टोर करके रख सके, राइट, एज अ सेफ्टी। तो उसका पैसा कहीं जाएगा नहीं या चोरी नहीं हो सकता या फिर कुछ भी उसे नुकसान होगा नहीं, राइट। नाउ द मीनिंग ऑफ अ बैंक। A bank is the institution which provides services of banking, that is, तो एक बैंक
ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग्स और डिपॉजिट्स विद द पर्पस ऑफ लेंडिंग दोस, राइट। तो जो बैंक है वो सबसे पहला उसका मोटिव है या सबसे पहला काम जो उसका फंक्शन जो कहते हैं हम लोग, राइट, वो ये है कि जो भी इंसान जो भी पर्सन है उसके पैसे को डिपॉजिट करता है तो वो उसे रखना एज अ सेफ्टी, और जब भी उसे जरूरत हो तब उसे हमें पैसे वापस देना, राइट। या फिर किसी जरूरतमंद जो भी पैसे बोरो करने आते हैं आपके पास या फिर बैंक के पास, राइट, तो उसे पैसे लैंड करना एज अ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेके, राइट। तो ये सब फंक्शंस है कौन प्रोवाइड करेगा आपको? बैंक, under the condition of returning the same when depositor demands. A bank is a commercial organization functioning for the profit which accepts the people's savings in the form of deposit and pays interest in return. देखो बैंक में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, राइट, तो क्या होता है कि पैसे आप रखोगे तो काफी टाइम के लिए रखोगे तो उसपे अभी सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो 4% इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अगर फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा 1 साल के लिए रखते हो तो उसकी 6% या 7% आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। तो आपको एक तरह से फायदा भी होगा, है ना। And for the safety of these deposits, lends money from the deposits to people who need money by charging them with interest. और सेम पोजीशन के सामने भी है कि अगर किसी पर्सन को पैसे की जरूरत है एज अ लोन तो उसको बैंक पैसे प्रोवाइड करेगी लेकिन उससे भी इंटरेस्ट लेगी, राइट। तो हम जैसे बैंक में पैसे रखते हैं हमको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे अगर किसी पर्सन को पैसे चाहिए तो उनको मिलेगा लेकिन उनको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो ये थे सारे फंक्शंस ऑफ अ बैंक। जो एक बैंक कौन-कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, पैसे डिपॉजिट करती है अपने पास, पैसे विड्रॉ करती है, पैसे लोन लैंड करती है, किसी भी बोरो कर सकती है, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द बैंक्स। अ बैंक दो टाइप्स के होंगे क्लासिफाइड। Banks are broadly classified into two categories. So first one है commercial bank and second is central bank, right? तो अभी हम सबसे पहले commercial banks का देख लेते हैं. Now according to the Banking Company Act 1949, commercial bank is one which transacts the business of banking, that is accepting deposit from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, payable or otherwise, right? तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है जो हमने आगे देखा कि बैंक का क्या होता है कि पैसे रखना, जो भी पर्सन डिपॉजिट करता है बैंक में उसे वो पैसे उसको कलेक्ट करके रखना, और अगर किसी को चाहिए एज अ लोन या फिर लैंड करना पड़े तो उसी पैसे में से वो लैंड करते हैं। लेकिन जब जिस पर्सन ने आपके बैंक में डिपॉजिट किया है मनी उसको टाइम पे उसे मिल जाना चाहिए। ये सबसे पहला फंक्शन है बैंक का, राइट। तो इस तरह से बैंक भी प्रॉफिट करेगी, जो पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उनको भी इंटरेस्ट मिलता है, राइट, और जिसको पैसे की जरूरत है, राइट, एज अ लोन, तो उनको भी टाइम पे पैसे मिल जाएंगे, राइट। A commercial bank is a business unit which provides banking services for profit. अब बैंक कमर्शियल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सोशल काम नहीं कर रहा है, राइट। बैंक भी अपने प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। बैंक को भी इसमें प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा हम लोग सब आगे देखेंगे कि बैंक की प्रॉफिट कैसे करती है। वो लोगों की भलाई के लिए मतलब एज अ पैसे रखती है सेफ्टी के लिए उनकी, और पैसे लैंड भी करती है एज अ लोन, लेकिन वो खुद का भी प्रॉफिट करती है कहीं ना कहीं बैंक। Now people entrust their savings with the banks, which banks handle in the form of deposits. Now banks also use some of this deposit for other economic activities, and therefore they give interest to the depositors, right? जैसे कि मैंने आगे आपको समझाया कि people है वो एक ट्रस्ट करके बैंक में पैसे रखती है, राइट, कि हमारा पैसा यहाँ पर सेफ है। और आगे बैंक है वही पैसा किसी और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो यूज करती है, लोन देती है या किसी और तरीके से, और उनसे इंटरेस्ट लेती है और उनमें से थोड़ा इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को दे देती है, राइट। तो इस तरह से सबका फायदा हो सकता है। ये सब कौन करता है फंक्शंस ऑफ बैंक। Now banks may use deposit for the investment in agriculture, industrial sectors for the development, or they may buy government securities, or they may lend some portion of the deposits to people who need money, right? तो बैंक होती है डिपॉजिटर्स का पैसा है वो एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में यूज कर सकती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकती है, या फिर किसी पर्सन को अगर पैसों की जरूरत है तो उसे एज अ लोन उसे लैंड कर सकती है। लेकिन सामने बैंक को ये भी ध्यान रखना होता है कि कभी भी डिपॉजिटर को पैसे की जरूरत पड़े तो उसे टाइम टू टाइम वो पैसे उसे मिल जाए। तो बैंक एक क्या काम करती है कि वो पैसा उसी तरह से गोल गोल घुमा के वो खुद का प्रॉफिट भी कर लेती है और पैसे का वही पैसा रह जाता है सबके पास, राइट। Now the lending rate of the interest
तो वो 10% इंटरेस्ट उस बैंक को मिला एज अ प्रॉफिट, तो वो 10% में से 4% को मुझे देगा एज अ इंटरेस्ट। जैसे आप लोग बैंक में सेविंग्स अकाउंट रखेंगे तो 4% आपको मिलता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ बैंक को 6%, तो बैंक इसमें से 6% प्रॉफिट कर गए और हमें भी इंटरेस्ट मिल गया कितना 4%, राइट। इसीलिए बैंक को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये सब बिजनेस करती है, राइट। नाउ द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, अब कमर्शियल बैंक्स के कौन-कौन से फंक्शंस है, तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो सबसे मेन काम हमें पता है कि एक बैंक का क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, राइट। कोई भी पर्सन है वो बैंक में अकाउंट खुलवा के वो पैसे डिपॉजिट करता है, उसे सेफली अपने बैंक में रखना, वो एक बैंक का मेन फंक्शन होता है। तो फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बिजनेसमैन मोस्टली यूज करते हैं, राइट, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या होता है कि कभी भी पैसे की जरूरत होती है तो कभी भी वो निकाल सकता है या रख सकता है, मल्टीपल टाइम्स वो यूज करना चाहता है अपने करंट अकाउंट, इसलिए वो करंट अकाउंट मोस्टली बिजनेसमैन यूज करते हैं। आप वो करंट अकाउंट में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं या जितनी भी टाइम आप चाहे उसमें पैसे रख सकते हैं और उसके आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, राइट। तो ये है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, राइट। नाउ सेकंड इज सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, जो नॉर्मल पीपल यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग जो इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्ट पाने के लिए हम लोग पैसे रखते हैं और जब भी हमें अगर जरूरत पड़ी तो तब हम उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, एज ए चेक देके या फिर पे स्लिप होती है, और अभी तो मोस्टली हम लोग ऐसे एटीएम कार्ड से कहीं से भी हम लोग पैसे निकाल लेते हैं। एंड फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा पैसे नहीं कमाते या फिर उनको सेविंग करना होता है लेकिन उनको सेविंग होता नहीं है, राइट। तो उन लोगों के लिए ये है रिकरिंग डिपॉजिट। तो उन लोगों को क्या करना है, हर एक महीने में उनको इतना अमाउंट, जैसे कि हर एक महीने में आपको 500 रुपीस आपके सेविंग अकाउंट में डालने ही है, राइट। वो परमानेंट है, आपको हर एक महीने आपको डालना है, उसके ऊपर जब सारा सेविंग्स हो जाएगा उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलेगा, ये है रिकरिंग डिपॉजिट, राइट। तो सेविंग्स नहीं कर पाते उन लोगों के लिए, ठीक है। एंड द फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये हम आपको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट इसलिए कहा गया है क्योंकि आप लंबे समय तक 1 साल 2 साल 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए आपने उसमें रख दिए तो वो लंबे समय, मतलब 1 साल 2 साल जितने टाइम के लिए आपने उसमें उसको रखा है एज अ फिक्स डिपॉजिट, वो उतने साल तक रहेगा, उसके ऊपर आपको प्लस जितना परसेंट इंटरेस्ट आपको देने वाले, जैसे 6% हो या 7% हो, वो लगा के फिर आपको जब भी आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा तब आपको इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे मिल जाएंगे। आपको अगर बीच में कहीं की भी जरूरत है तो आप उसे तोड़वा के आप निकाल सकते हैं, वरना वो पैसा यूज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो फिक्स हो चुका है, वो रहेगा परमानेंट वहीं पे रहेगा और उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये था फिक्स एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, मतलब कि किसी को भी क्रेडिट के ऊपर पैसे देना, एज अ क्रेडिट कार्ड हम लोग दे सकते हैं, या मतलब वो अभी पेमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन एज अ क्रेडिट हम उसे पैसे दे सकते हैं। नाउ व्हेन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस रिक्वायर मनी फॉर पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस दे बोरो फ्रॉम बैंक्स एंड बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट बाय चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या बिजनेसमैन हो, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उनके पास पैसे नहीं है, तो पैसे वो बैंक है वो एज अ प्रोवाइड करता है, राइट, लेकिन उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको लगा के इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब भी आपको बैंक को पैसे वापस देने तो वो इंटरेस्ट लगा के आपको सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, बोरोइंग कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप थोड़े टाइम के लिए भी हो सकते हैं, वो मीडियम टाइम के लिए भी हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए भी आप पैसे उसे ले सकते हैं। These time periods are not strictly fixed or may vary for different activities. However, in theoretical sense, short term is a period of 1 year. अगर short term के लिए आपने पैसे borrow किए तो वो होगा 1 year के लिए। ऐसा कहीं पे फिक्स नहीं है लेकिन ये लोग बुक में ऐसे लिखा गया है। And medium term is period between 1 and 5 years. तो medium होगा 1 से लेकर 5 years तक, and long term period, अब long term के लिए अगर borrow किया तो वो होगा 5 to 15 years. In the context of purpose, credit can be for personal reasons, for agricultural activities or for business activities. तो अगर हम कोई भी पैसे borrow करेगा या वो पर्सनल हाउस खरीदने के लिए होगा, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब क्रॉप्स है या फार्मिंग के लिए उसको चाहिए, या फिर बिजनेस एक्टिविटीज उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए कैपिटल चाहिए, तो वो किसी और कोई भी रीजन हो सकता है क्रेडिट पे पैसा
Now payment and withdrawal facilities. A bank provides easy payment and withdrawal facility to its customer in the form of checks, withdrawal slips and drafts. अगर पैसे withdrawal करने हैं राइट, तो वो किस तरीके से हो सकता है? चेक से हो सकता है, withdrawal स्लिप होगी उसको आप कर सकते हैं, ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर, एटीएम फैसिलिटीज है तो एटीएम से भी आप यूज कर सकते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स राइट, इंटरनेट बैंकिंग, आपको ऑनलाइन बैंकिंग करके भी आप पेटीएम है या कोई और भी ऐप है यूज करके आप कर सकते हैं राइट, पेमेंट या विड्रॉल। अब आता है क्रेडिट क्रिएशन। बैंक अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू एंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड फॉर मनी। देखो जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि आप कोई भी पर्सन पैसे डिपॉजिट करता है बैंक में तो उसी पैसों से वो लोग लोन देते हैं या कोई अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसे यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पैसे पूरा सप्लाई उसका इंक्रीज करते हैं ना, वो अपना प्रॉफिट उसमें से बना लेते हैं, तो वो पैसे में से ही पैसा उन्होंने इंक्रीज किया राइट, तो वो पैसा सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रेडिट क्रिएशन। नाउ बैंक क्रिएट्स मनी फ्रॉम द एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी। जितने भी डिपॉजिट है बैंक में, जितने भी लोगों ने डिपॉजिट किया है उसी में से पैसे इंक्रीज करना, वो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करना उसे हम बोलेंगे क्रेडिट क्रिएशन। When credit creation by a bank increases, the supply of money increases. अगर credit creation increase होता है तो supply of money भी increase होगा, और credit creation decrease होता है तो supply of money भी decrease होगा। अब पीछे अगर हम लोग देखें, ये पैराग्राफ छोड़ के एक सम दिया हुआ है तो वो हम देखते हैं। If a bank has a primary deposit of 1000 rupees and a cash reserve ratio determined by the rule। अब देखो फॉर एग्जांपल कि आपने 1000 रुपए है राइट, तो उसमें से अगर 800 रुपीस आप किसी को भी लोन दे सकते हो, लेकिन 200 रुपीस बैंक के वो रिजर्व ही रखता है अपने पास, वो सारे के सारा अमाउंट किसी को भी नहीं दे सकता है राइट, उसको थोड़ा अमाउंट अपने पास ऐसा रिजर्व रखना पड़ता है, तो वो कैश रिजर्व रेशियो का यहां पर दिया है कि 20% है राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां पे ये 1000 रुपीस है डिपॉजिट राइट, तो उसके ऊपर यहां पर दिया है 20% है, वो आपका होगा कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो कैसे काउंट किया है? 1000 into 1/20% राइट। अगर आगे की आप लाइन देखोगे तो प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1000 कैन क्रिएट अ मनी सप्लाई ऑफ 5000। तो अगर 1000 में से अगर ये ऐसे कैलकुलेशन करेंगे इसमें से हमें मिलेगा 5000। आप सोचोगे कैसे होगा? तो होगा 1000 into 1/20% है, मतलब क्या होता है 20/100 होगा राइट, तो 20/100 करेंगे तो ये 100 होगा वो ऊपर जाएगा, तो 1000 into 100/20 तो इसका होगा 5000 राइट। तो इस तरह से ये 5000 होगा। एंड इट कैन बी सेड दैट न्यू क्रेडिट ऑफ 4000 इज क्रिएटेड। तो इससे कैसे होगा? 4000 नया अमाउंट हमें, ज्यादा अमाउंट हमें मिला, कैसे? 1000 रुपए तो उसने डिपॉजिट किए थे राइट, और कैश रिजर्व रेशियो करके हमें 5000 मिले, तो न्यू क्रेडिट कितना हुआ? 5000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 4000। ठीक है। अब अगर आप ये टेबल देखोगे तो ए पे है नेट डिपॉजिट 1000 रुपीस और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है 20%, 1000 का होगा 20% 200, तो न्यू लोन अगर देंगे तो कितना होगा? 800 रुपीस। 1000 माइनस 200 इक्वल्स टू 800 रुपीस। ठीक है। तो समझना है कि कैसे ये पूरा क्रेडिट क्रिएशन है। ठीक है, नहीं समझ में है तो वापस जाओ और वापस देखो कि कैसे मैं समझाया। ठीक है, ये क्लास तो है नहीं कि मैं दोबारा समझाऊंगा, है ना। नाउ देन तो क्रेडिट क्रिएशन की फॉर्मूला यहां पर दी है, देख लो। क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 कैश रिजर्व रेशियो। और लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब कि बैंक एक बैंक दूसरे बैंक को अगर प्रोवाइड करता है पैसे या लोन या क्रेडिट, तो उसे बोलते हैं इंटर बैंकिंग। इंटरनली हो रहा है बैंक के अंदर। बैंक provides short term and long term credit to one another from time to time. Short term credit is provided from one bank to another through the central bank. तो एक बैंक दूसरे बैंक को अगर मनी प्रोवाइड कर रहा है या मनी लैंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉल मनी राइट, एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल मनी इज कॉल मनी रेट। तो अगर उसके ऊपर जो कॉल मनी है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है उसे हम लोग बोलेंगे कॉल मनी रेट। ठीक है।